अब क्लास 6 का चैप्टर 10 है ये, इसमें बताया गया है ट्रेडर्स, किंग्स और पिलग्रिम्स के बारे में। यानी जो ये तीर्थ यात्री पहले एक जगह से दूसरी जगह जाया करते, इनका काम क्या है, राजाओं ने क्या क्या किया, राजा किस तरीके से प्रशासन करते थे, टैक्स किस तरीके से लेते थे, क्या टैक्स रेगुलर था या इरेगुलर था, उसके अलावा जो यात्री हैं आपके उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, और जो व्यापारी हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी और क्या क्या योगदान उन्होंने दिए। अब कई बार हम ये देखते हैं कि एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, खासकर व्यापारी। जैसे नॉर्मल से नॉर्मल आप देखें तो गाँव में क्या देखते हैं, जो भैंस लेने आते हैं इस गांव से खरीद ली, दूसरे में बेच दी, फिर तीसरी जगह से परचेज करी, फिर कहीं और बेच दी, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा जो हमारे आसपास में दुकानें हैं जिन्हें हम किराना स्टोर बोलते हैं, उनके ऊपर सामान आता है, वो क्या करते हैं, एक दूसरी जगह से सामान लेके आएंगे और फिर आके अपनी दुकान पे रखेंगे और बेच देंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाँव गाँव घूमते हैं और चूड़ियाँ बेचते हैं। ठीक है, एक जगह से सामान लिया, दूसरी जगह जाके अलग अलग जगह उन्होंने बेच दिया। इसी तरीके से पहले व्यापारी जो हैं वो अपना काम करते थे। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो व्यापारी हैं ये अलग अलग जगह क्यों घूमते थे। ये अलग अलग जगह इसलिए घूमते थे ताकि वो अपना सामान परचेज कर सकें और उसके बाद किसी जगह पे जाके अपना सामान जो है वो बेच सकें। इस करके ये व्यापारी अलग अलग जगह पे घूमते थे। इसमें अगर आप देखोगे तो यही बात लिखी गई है कि आपके ये जो व्यापारी हैं ये अलग अलग जगह क्यों घूमते हैं, तो इसका रीज़न हमें पता लग गया। अब इसके बाद कहा गया है हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, कि किस तरीके से हमें पता लगेगा व्यापारियों के बारे में और साथ में व्यापार के बारे में। हम ये सुनते हैं कि भाई अगर आप कहीं खुदाई करते हैं तो उस खुदाई में ये मिल गया, भाई मिट्टी के बर्तन मिल गए, सोना मिल गया, चांदी मिल गई, अलग अलग जगह पे सिक्के मिल गए। जैसे कई बार हम ये सुनते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भाई मोहर मिली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक स्टैचू मिला है या कोई हड़ मिला है, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। सेम चीज़ अभी रिसेंटली आज या कल की न्यूज़ है उसमें भी यही बात मेंशन करी है कि एक जगह है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहाँ पे कुछ वो मिले हैं मटकी के टूटे हुए अवशेष। तो ये जो अवशेष मिले हैं अलग अलग जगह पे, ये किस तरीके से या क्या बताते हैं हमें। मान ले भाई एक जगह ये है ए, यहाँ पे भी एक मटकी मिली, ठीक है, पोट्री आप बोल सकते हैं, और एक जगह बी है, यहाँ पे भी सेम ऐसी ही मटकी मिली जैसी यहाँ पे मिली है। तो इसका मतलब क्या है, कोई आदमी जो यहाँ पे मटकी बेचने आया है उसी तरीके से एक आदमी यहाँ पे भी मटकी बेचने आया होगा, यानी व्यापार था। अब कई बार हम ये देखते हैं कि जो रोमन साम्राज्य है उस रोमन साम्राज्य के अंदर ऐसी चीज़ें या ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि भारत का और रोमन साम्राज्य का व्यापार था आपस में। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो भारत की थी और वहाँ पे रोमन साम्राज्य में पहुँची। कैसे पहुँची भाई, व्यापारियों ने पहुँचाई व्यापार करके। इस तरीके से हमें पता लगता है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि भारत के मसाले जो हैं वो दुनिया भर के अंदर फेमस हैं और अंग्रेज भारत के अंदर मसालों के लिए आए थे। तो अगर कोई चीज़ भारत की वहाँ पे मिलती है या उनकी चीज़ भारत के अंदर मिलती है तो इसका मतलब क्या है भाई, व्यापार था या आपसी संबंध थे। अब हम सुनते हैं कि जो गन्ना है, गन्ना भारत की फसल नहीं है, सफ़ेदा भारत की फसल नहीं है, सफ़ेदे के अलावा अगर आप बात करें भाई कॉफ़ी भारत की फसल नहीं है, चाय भारत की नहीं है, आलू भारत के नहीं है, ये सारे भारत से बाहर दूसरी कंट्री से भारत में आए हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, उस समय उन कंट्रीज़ के साथ अपने साथ रिलेशन थे तभी वो चीज़ भारत के अंदर आ पाई और उनकी जो चीज़ें हैं वो हम ले आए और अपनी चीज़ उन तक पहुंचा दी, यही चीज़ें हुई हैं। तो यही बात इसके अंदर बताई गई है कि जो आपकी काली मिर्च है उस काली मिर्च को पहुंचाया जाता था कहाँ पे भाई, रोमन साम्राज्य तक, और इसे कहा गया है ब्लैक गोल्ड, यानी काफ़ी कीमती आप इसे मान सकते हो। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो दक्षिण भारत के बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें रोमन गोल्ड कॉइन्स यानी रोमन साम्राज्य के अंदर जो सिक्के थे सोने के, वो सिक्के भारत के अंदर मिले हैं। यानी क्या मतलब है इसका, रोमन साम्राज्य से कुछ लोग भारत के अंदर आते थे, दक्षिण भारत के अंदर मसाला परचेज किया और उसके बाद चले गए। अब किस तरीके से आते थे वो हमें देखना होगा कि भाई वो बाय लैंड आते थे। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। हाँ, अब वो ये पूछ लें भाई किस तरीके से आते थे, तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं कि भाई या तो बाय लैंड आएंगे या बाय सी रूट आएंगे। अब उस टाइम एरोप्लेन्स और ये सारी चीज़ें थी नहीं तो उसको आप काट देंगे। तो इन तरीक़ों से ये आ सकते हैं और ज़्यादातर जो संभावना है वो बाय लैंड रूट है, क्योंकि उस टाइम इतनी अच्छी क्वालिटी की आप कह सकते हो समुद्री जहाज नहीं थी कि इतना लंबा डिस्टेंस वो ट्रैवल कर ले। तो यहाँ पे यही पूछा गया है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड वाई दीज
दीज रिच इंडिया, कि भाई कैसे और क्यों वो भारत के अंदर आए। वो भारत के अंदर इसलिए आए क्योंकि उन्हें मसाले या ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो भारत के अंदर हम ग्रो कर रहे थे। और किस तरीके से आए वो हमें पता है कि भाई या तो बाय लैंड आए हैं या बाय सी आए हैं। जैसे जैसे हम 7th में आएंगे 8th में आएंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में आती जाएंगी। अगर आप इसको पूरा डिटेल में अभी कर लेंगे तो फिर आगे क्या समझेंगे, तो एक बार सिर्फ इसको इतना याद रखेंगे। ये कविता है व्यापारियों के बारे में कि कौन सी जगह से क्या चीज़ें आई। जैसे भाई ये बताया गया है कि जहाज़ों के अंदर लाद लाद के घोड़े जो हैं वो लेके आए जाया करते, जो बैलगाड़ियाँ हैं उनके अंदर काली मिर्च की गठड़ियाँ जो हैं वो लाद के लेके जाया करते। इस तरीके की चीज़ें बता रखी हैं, कहाँ से क्या चीज़ मिली और वो सब इन्होंने बता दी। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो समुद्री व्यापारी हैं ये आपका व्यापार करेंगे समुद्र से तो फ़ायदा है, क्योंकि आप ज़मीन से अगर कोई सामान लेके जाओगे तो कम लेके जा सकते हो और महंगा पड़ता है। आज के टाइम भी ये बताते हैं और ज्योग्राफी में भी। तो ये जो व्यापारी हैं ये क्या करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे सी रूट का यानी समुद्री रस्तों का। और उन समुद्री रस्तों से ये भारत के अंदर आ सकते हैं। भारत के दो ऐसे एरिया हैं, एक तो इस साइड पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। यहाँ समुंदर लगता है और इस साइड भी समुंदर लगता है। तो इस समुंदर का इस्तेमाल ये लोग क्या कर सकते हैं, व्यापार करने के लिए कर सकते हैं। अपनी समुद्री जहाज़ यहाँ पे लेके आ सकते हैं, सामान ले जा सकते हैं यहाँ से। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दोबारा मेंशन करी गई है कि बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब सागर है। और इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया कि इन्होंने जो आपके समुंदर से भारत के अंदर व्यापार करने आते थे और सामान लेके जाया करते। पर उस टाइम ऐसा नहीं है कि आपके पास इंजन रखा हुआ है और बहुत बड़ी शिप है उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं। पहले जो आपकी समुद्री जहाज़ थी वो डिपेंड करती थी किसके ऊपर, वो डिपेंड करती थी हवा के ऊपर, कि हवा किस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में हवा होगी उसी डायरेक्शन में आपका जहाज़ जो है वो जा सकता है। पहले देखे होंगे आपा ने कि भाई जो जहाज़ है उसके ऊपर एक कपड़ा सा बांध देंगे, वो कपड़ा क्या करेगा, उससे हवा टकराएगी और उस कपड़े की मदद से जो हवा रुकेगी वो एक डायरेक्शन दे देगी समुद्री जहाज़ को, ताकि उस डायरेक्शन में वो पहुंच सके। यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि किस तरीके से जो सेलर्स हैं या आप कह सकते हो समुद्री यात्री हैं वो आपका हवाओं का फ़ायदा उठाते थे। जिस डायरेक्शन में हवा उसी डायरेक्शन में वो चल पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि भाई परमानेंट आप चलते रहोगे, आप वेट करोगे कि किस साइड की हवा है और किस साइड हमें जाना है। जिस साइड की हवा होगी उस साइड आप तभी चलोगे जब आपकी हवा उस डायरेक्शन में चल रही होगी। अब न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, हमें ये देखने को मिला कि भारत के अंदर या दुनिया भर के अंदर भी आप देख सकते हो, भारत अलग नहीं है, अलग अलग कंट्रीज़ में समय पे ये सारी चीज़ें हुई हैं कि नए साम्राज्य बने और ख़ासकर समुद्री इलाकों के पास में। अब जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पे क्यों बने, हम अगर देखें तो हमें ये पता है कि समुद्र के आसपास क्या हो सकता है, समुद्री व्यापार। तो कोई राजा जो है वो अगर समुद्र के आसपास के एरिया के ऊपर कंट्रोल करेगा तो वो व्यापार को भी कंट्रोल कर सकता है। ये एरिया उसके कंट्रोल में है और यहाँ पे कोई बंदरगाह उसने बनाई या पहले से है, तो अगर कोई आदमी यहाँ से बाहर सामान लेके जाएगा तो भी परमिशन लेगा और अंदर लेके आएगा तो भी परमिशन लेके ही अंदर सामान लेके आ सकता है। अब अंदर और बाहर अगर आप सामान पहुँचाना चाहते हो तो आप क्या लोगे उससे, आप उस बंदे से लोगे टैक्स, और टैक्स से फिर राजा को होगा बेनिफिट, वो अपनी ज़रूरतें जो है वो पूरी कर सकता है। ये चीज़ इसके अंदर बताई है। इसमें ये भी बताया है कि किस तरीके से कावेरी नदी और उसके आसपास के क्षेत्र ज़्यादा फर्टाइल था, तो वहाँ पे अलग अलग क्या बने, वहाँ पे अलग अलग साम्राज्य बने और राजाओं के बीच में लड़ाई भी हुई। लड़ाई क्यों हुई, टैक्स के लिए, क्योंकि हर एक राजा चाहता था कि उस एरिया में मेरा अधिकार हो जहाँ पे उपजाऊ शक्ति ज़्यादा हो, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति ज़्यादा, राजा के पास टैक्स ज़्यादा, यानी राजा का साम्राज्य और ज़्यादा बड़ा हो सकता है, सेना बढ़ा सकता है, अपनी 100 काम कर सकता है। भाई कुछ एक संगम पोइट्स हैं, उन्होंने बताया है किसी चीज़ के बारे में। संगम पोएम्स जो हैं उसके अंदर एक वर्ड, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मूवेंदार। और इस तरीके के शब्द जो है वो यूपीएससी में पूछ लेते हैं कि ये जो शब्द है इसका मीनिंग क्या है, क्या ये दर्शाना चाहता है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इसका मतलब है 3 चीफ, यानी 3 साम्राज्यों की या 3 राजाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 कौन कौन से हैं, तो काफ़ी फेमस हैं दक्षिण भारत के अंदर, चोलाज, चेराज और पांड्यास, इनके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। आज से अगर आप जाओगे कुछ हज़ार साल पहले, यानी मान के चलो चोलास तो काफ़ी लंबे टाइम तक रूल करके गए हैं, तो इन्होंने दे रखा है हु बिकेम पावरफुल, 2300 साल पहले की बात करी गई है। इस टाइम पे यहाँ पे दक्षिण भारत के अंदर ये साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरिया के ऊपर कंट्रोल अपना किया है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि ये जो राजा हैं ये एक तो इनलैंड एरिया के ऊपर, दूसरा समुद्र के आसपास के एरिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखते थे। अब जो आपकी नदियाँ हैं
उन नदियों के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, जहाज़ चला सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह सामान भेज सकते हो, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। और समुंदर के पास का इलाका, जो तट है समुंदर के पास, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपकी जहाज़ जो हैं वो आ सकती हैं, जा सकती हैं। इन्होंने फिर कुछ एक इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में बताया है, जैसे पुहार, ये किसका पुराना नाम है, कावेरी पट्टनम का पुराना नाम है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और अगर ये पूछ लें पुहार या कावेरी पट्टनम जो है वो कौन से राजाओं के अंडर थी, तो चोल राजाओं के अंडर में पुहार या कावेरी पट्टनम नाम की जगह थी। उसके अलावा अगर बात करें, पूछ लें पांड्याज की कैपिटल क्या थी, तो पांड्याज की कैपिटल क्या थी, मदुरई थी। और इतना ही ज़्यादा डिटेल में हमारे यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है। ये नाम दे देंगे, अब आप कहेंगे यार ये तो सुना ही नहीं, अब मैं बोर्ड पे कराऊंगा तुम्हें, मान लो, तो बोर्ड पे इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे तो फिर आप एक पैराग्राफ उसका मीनिंग बता सकते हैं। फिर मान लिया आपने ये मिस कर दिया, और पेपर में क्या है, पेपर में ऐसी टर्म्स आती हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, ये है कहाँ पर भाई, ये आप बता देंगे कहाँ पर है, कावेरी पट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो यानी ये जो एरिया है ये किन के कंट्रोल में था, चोलाज के कंट्रोल में था, ये भी समझ आ गया अपने को। उसके अलावा मदुरई कहाँ पे है, मदुरई जो है वो है तमिलनाडु में, और ये किसकी कैपिटल थी, पांड्याज की कैपिटल थी, ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। अब बात आती है कि ये जो रूलर्स हैं ये टैक्स किस तरीके से इकट्ठा कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो चीफ हैं या हेड हैं ये आपका रेगुलर टैक्सेस इकट्ठा नहीं कर रहे। बहुत बार लोग क्या करते हैं, राजा को खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट कर दिया या ऐसा कुछ, जैसे भारत के प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में गए, फ्रांस में गए और किसी कंट्री में गए, तो उन कंट्रीज़ के लीडर क्या करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए अवार्ड देते हैं, या फिर आप कह सकते हो सम्मान, वो हर एक कंट्री का है, जैसे अपना भारत रत्न है भाई, आप किसी को सम्मानित कर सकते हैं अपने अवार्ड से, भारत रत्न से या पद्म भूषण पद्म विभूषण से, तो ऐसे ही वहाँ के प्रधानमंत्री भी भारत के प्रधानमंत्री को करते हैं। तो इसी तरीके से लोग राजाओं को खुश करने के लिए क्या करते थे, कई बार गिफ्ट दिया करते। मान लो किसी का दिया हुआ गिफ्ट, मान लो किसी ने भाई राजा को पगड़ी दे दी और राजा वो पगड़ी पहनता है, तो उस आदमी की पगड़ी ज़्यादा बिकनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो इस करके ये सारी चीज़ें जो हैं करी जाती थी। अब राजा के पास जो पैसे आ रहे हैं उन पैसों को राजा अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकता है। राजा इस्तेमाल कर सकता है, युद्ध करने जाएगा तो हथियार चाहिए, तो उन पैसों से हथियार खरीद सकता है, सोल्जर्स को दे सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों में आपका राजा क्या करेगा, अपने पैसों को इस्तेमाल करेगा। अब ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता दी। और अलग अलग जो पोएम्स हैं, अलग अलग कविताएं हैं, अलग अलग किताबें हैं, उनमें राजाओं की प्रशंसा भी करी गई है, या उन राजाओं को बताया गया है कि भाई किस तरीके से राजा के पास सेना थी, कितने हाथी थे, कितने घोड़े थे, इस तरीके की चीज़ें, और प्रशंसा करी है, यानी राजा खुश होगा और कुछ आपको एक्स्ट्रा दे भी सकता है, भाई पैसे हो गए या कुछ और गिफ्ट कि ले मैं खुश हो गया तेरे से, सोने की चेन दे दी, इस तरीके की चीज़ें। अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये जो डायनेस्टीज जब कमज़ोर हुई तो एक नया वंश पावर में आएगा जिसको बोलते हैं सतवनास। और ये जो सतवनाज हैं ये पश्चिम साइड में भारत के काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल करते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली भी थे। तो इस चीज़ को भी हम याद रखेंगे, और यहाँ पे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई अगर पूछें कि भारत के पूर्व में थे या पश्चिम की तरफ थे सतवनाज, तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि किस साइड में वो आपके एक्टिव थे। ठीक है, तो वो आपके एक्टिव थे कहाँ पे, पश्चिम की तरफ या भारत के वेस्ट साइड में। अब इन्होंने बताया है कि ये जो सतवनाज डायनेस्टी है इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर कौन था, गौतमीपुत्रा श्री शतकर्णी। अब इससे रिलेटेड कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें मिली हैं और उन इंस्क्रिप्शंस के अंदर बताया गया है इसके बारे में। और इसी गौतमीपुत्रा शतकर्णी को या सतवना रूलर्स जो थे, सतवना वंश के जो राजा थे, उनको क्या कहा गया है, लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पथ। ठीक है, यानी जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, वहाँ के राजा कौन है, लॉर्ड्स का मतलब भगवान कह लो चाहे राजा कह लो, एक ही बात है, पर यहाँ पे राजा है इसका मतलब। ये चीज़ इन्होंने बताई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आगे क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू थिंक ही वांटेड टू कंट्रोल द कोस्ट, क्यों ये समुद्र के आसपास के इलाके के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, ताकि ये ट्रेड को कंट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें। इस करके ये चाहते थे कि इनका अधिकार हो समुद्र के आसपास के इलाके में, ताकि और ज़्यादा समृद्ध या शक्तिशाली ये बन पाए। उसके बाद आता है सिल्क रूट की स्टोरी। अब सिल्क रूट के बारे में सुना है भाई, पहले तो सिल्क रूट देख लेते हैं कहाँ पे है। ठीक है, सिल्क
बाद में इस सिल्क रूट का रास्ता भी चेंज कर देंगे, मतलब एक्सपेंड कर देंगे इसको। चलो हो गया सीधा, यहाँ देख लेंगे इसको। ठीक है, अब सिल्क रूट भाई, जो ये सिल्क रूट है ये आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ? चाइना से ये जाता था रोमन एम्पायर में। बाद में क्या हुआ, जब आपके कुषाण रूलर आए तो इन कुषाण रूलर ने क्या किया, इसको थोड़ा सा दक्षिण साइड से भी जोड़ दिया, ताकि क्या किया जा सके, ये जो आपका एरिया है, ठीक है, दक्षिण साइड का यानी अरब सागर के आसपास का, उसको इस्तेमाल किया जा सके और समुद्री मार्ग से चीज़ें पहुंचाई जा सकें आगे यूरोप की तरफ। ठीक है, ये चीज़ भी इन्होंने करने की कोशिश करी। ये सारी चीज़ें इस किताब के अंदर मेंशन करी गई हैं। उसके अलावा ये कुछ एक रूट जो हैं इन्होंने दे रखे हैं कि किस तरीके से ये रास्ता आपका इस तरीके से होता हुआ कहाँ जाता था, रोमन साम्राज्य के अंदर एंटर करता था या रोमन साम्राज्य के अंदर चला जाया करता। ये चीज़ इसके अंदर इन्होंने बताई है। अब यहाँ पर अगर देखोगे क्या बताया गया है, सिल्क के बारे में बताया गया है कि जो आपका सिल्क है, ये सिल्क बनता है किससे भाई? सिल्क वोम से। यानी जो सिल्क वॉर्म है वो क्या करते हैं, कोकून्स, और वो बहुत सारा इसका कह सकते हो मुश्किल प्रोसेस है। अब काफ़ी कॉस्टली है, कम बन पाता है, तो राजा या अमीर लोग जो हैं वो पहनते थे, और इसको बनाने का प्रोसेस भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा माना जाता है कि ये जो सिल्क बनाने की तकनीक है ये आपकी चाइना ने खोजी थी या चाइना ने इसका आविष्कार किया लगभग 7000 साल पहले, पर दुनिया को इसके बारे में बताया ही नहीं। पर कुछ हज़ार साल पहले दुनिया को इसके बारे में पता लगा, और आज के समय में अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो सिल्क बना सकती हैं। और ये जो सिल्क रूट है ये इसी तरीके से स्टार्ट हुआ कि यहाँ चाइना है, अब इस चाइना से ये सिल्क आपका कहाँ पहुँचेगा, ये सिल्क आपका पहुँचेगा रोमन एम्पायर के अंदर, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और कीमती चीज़ जो इस रास्ते से गुजरती थी वो सिल्क ही था। इस करके आप कह सकते हैं कि इसको नाम दे दिया भाई सिल्क रूट। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं कि किस तरीके से आपका सिल्क रूट के थ्रू आपका व्यापार होता था चाइना या बीच में जितने कंट्रीज़ से ये रास्ता गया और रोमन एम्पायर तक। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो कई बार क्या होते थे, ये जो चाइनीज़ राजा हैं ये गिफ्ट के रूप में क्या करते थे, सिल्क भेज दिया करते वेस्ट एशिया और ईरान के राजाओं को, और बाद में आराम आराम से ये नॉलेज जो है लगभग 2000 साल पहले की बात है, ये फैल गई भाई, दुनिया को पता लग गया कि कैसे सिल्क जो है वो बनता है। यहाँ पे यही बता रखा है, काफ़ी महंगा है और ये रास्ता जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, हाँ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह से जाता था, बीच में पहाड़ भी आ गए, रेगिस्तान भी आ गया। उसके अलावा जैसे ईरान इराक में जाओगे तो रेगिस्तान ही है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इन्होंने यही चीज़ें बताई हैं कि पहाड़ आ गए, जैसे हिंदकुश की पहाड़ियाँ आ गई, और उत्तर भारत के अंदर जो हिमालय से ऊपर की पहाड़ियाँ हैं अफगानिस्तान में, उन सभी से होके ये जाएगा। अब इन्होंने यही बताया है, आगे क्या बता दिया, समटाइम्स कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ राजा इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो व्यापारी जाएंगे इनसे आप क्या ले लेंगे, पैसे ले लेंगे, और इन पैसों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सिल्क रूट है इसको कंट्रोल करने की कोशिश कुषाण रूलर ने भी करी। अब ये जो कुषाण रूलर्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कनिष्क। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो कुषाण रूलर है ये लगभग आज से 2100 साल पहले की बात है, ये रूल करते हैं, और इनका मेन सेंटर जो है एक तो पेशावर था, उस टाइम पुरुषपुर बोलते थे, और दूसरा मथुरा, और ये दोनों इनकी कैपिटल भी थी। इसके अलावा इनकी एक कैपिटल थी तक्षशिला। और ये जो कुषाण रूलर भारत के अंदर आए हैं ये आपके सोने के सिक्के भी भारत के अंदर स्टार्ट करते हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि क्या किया इन्होंने इनके टाइम में या कुषाण रूलर के टाइम में, सिल्क रूट जो है उसे एक्सटेंड किया गया, सेंट्रल एशिया से क्या कर दिया गया भाई, आपका इंडस नदी के नीचे की तरफ का एरिया इससे कनेक्ट कर दिया, ताकि यहाँ के जो लोग हैं जो अपना सामान बनाते हैं वो भी आसानी से पहुँचाया जा सके रोमन साम्राज्य तक। वो मैंने मैप आया तब बताया था कि भाई ये आपका आगे इन्होंने एक्सटेंड किया था ताकि बाकी लोगों को भी इसका एक्सेस मिल सके और अपना सामान पहुँचा सके दूसरी कंट्रीज़ में। अब यहाँ पे ये कहा गया है, वाई डू यू थिंक इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू यूज़, भाई क्यों मुश्किल है अगर आप उसके ऊपर कार्ट यूज़ करते हो सिल्क रूट के ऊपर, इसका जवाब दोगे। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कहा है कि आप मैप पे दिखाओ भाई, तो मैप पे आप दिखा सकते हो, सिल्क वॉज ऑल्सो सेंड फ्रॉम चाइना बाय सी, ट्रेस द रूट ऑन मैप, मैप पे दिखाओ। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन द एडवांटेज, क्या एडवांटेज हैं और क्या प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती हैं अगर आप समुंदर के रास्ते से सिल्क को भेजते हैं, तो वो आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट आता है बुद्धिज़्म से रिलेटेड, गौतम बुद्ध के बारे में पता है भाई,
ठीक है। और किस तरीके से गौतम बुद्ध ने अपने आइडियाज़ जो हैं दुनिया भर के अंदर फैलाए और उन आइडियाज़ से किस तरीके से लोग प्रभावित हुए, वो सारी चीज़ें हमें पता है और हमने कर भी ली गौतम बुद्ध में। अब आते हैं कि ये जो बुद्धिज़्म है या एक नया धर्म जो बना है वो किस तरीके से फैलता है। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो हमने ये सुना है कि जो बुद्ध धर्म है उसके लिए 4 महासभा हुई, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहली अजात शत्रु के टाइम में हुई, फिर आपकी आगे किसके टाइम में होती है, कल अशोक के टाइम में, फिर अशोक के टाइम में, और फोर्थ होती है किसके टाइम में, कनिष्क के टाइम में, कश्मीर के अंदर हुई। अब यहाँ पे यही बताया गया है कि जो आपका कनिष्क है उसके दरबार में एक दरबारी कवि था अशव घोष, वो गौतम बुद्ध की बायोग्राफी लिखता है, यानी गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में हमें बताता है जो जो उसको पता था, और उसको कहा गया बुद्ध चरित्रा। पहली बात तो ये कि ये जो बुद्ध चरित्रा है ये किसने लिखी, तो अशव घोष ने। किसकी लाइफ से संबंधित है, बुद्ध की लाइफ से संबंधित है, और ये आपका संस्कृत विद्वान था। अब बात अगर आप करें तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, लोकल भाषा में बताओ ताकि हर एक व्यक्ति समझ पाए। इन्होंने चीज़ें उल्टा करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने बोला ना भाई लोकल भाषा में क्यों बताएं, हम तो संस्कृत का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके की समस्याएं आपका बाद में आना स्टार्ट हुई। जिन समस्याओं के खिलाफ ये बुद्ध धर्म के लोग लड़ रहे थे वही समस्या दोबारा से स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो महायान बुद्धिज़्म है उसकी स्टार्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से होगी, यानी गौतम बुद्ध को महान बनाया, और गौतम बुद्ध जो बात बोलते थे पहले उनमें थोड़े बहुत बदलाव करे इन लोगों ने, और बदलाव करके कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बुद्धिज़्म का डिक्लाइन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ये कहा गया है, पहले क्या था, पहले कुछ एक कह सकते हो मूर्तियाँ तो बनती थी, पर किस चीज़ की, पीपल के पेड़ की। गौतम बुद्ध की नहीं बनाई, पीपल का पेड़। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध ने मोक्ष की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ करी, पीपल के पेड़ के नीचे। तो इस तरीके की मूर्तियाँ जो हैं वो बनाई जाती थी ताकि भाई लोग इसकी पूजा कर लें। बाद में क्या हुआ, बाद में इन चीज़ों की मूर्तियाँ नहीं, गौतम बुद्ध की मूर्ति जो है वो बनाना स्टार्ट कर दी इन्होंने। मथुरा हो गया, तक्षशिला हो गया, यहाँ पे बड़े बड़े सेंटर बने आर्ट के, जहाँ पे अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, अलग अलग कलर में, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में। और यहाँ पर ये देखा गया कि जो गौतम बुद्ध बोलते थे कि भाई ये ना करो वो ना करो, उन चीज़ों को छोड़ के कुछ नई चीज़ें ऐड करी गई और लोग उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो सन्यासी हैं, साधु संत हैं, जो बता रहे हैं बुद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, उनकी बात लोग मान रहे हैं कि भाई हाँ ये ठीक कह रहे हैं और इसी रास्ते से हमें क्या हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और आराम आराम से ये जो बुद्धिज़्म है ये अलग अलग जगह पे फैलना स्टार्ट होता है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर, सेंट्रल एशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान, कोरियन पेनिनसुला, ये नॉर्थ साउथ तो अब बने हैं, ठीक है, पहले की अगर आप बात करें। साथ में अगर आप बात करें तो उत्तर भारत के अंदर भी बहुत सारे सेंटर हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर बुद्ध धर्म से संबंधित। दक्षिण भारत के अंदर भी बहुत सारी गुफाएं हैं जो बुद्धिज़्म या बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो आपकी गुफाएं हैं या जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, बुद्ध धर्म के लिए बनवाए गए हैं, इनको बनवाने की परमिशन कौन देगा, राजा देगा। या तो राजा बनवाएंगे, महारानियाँ होगी, या फिर कुछ व्यापारी जो हैं वो भी इस तरीके के काम कर सकते हैं। और यहाँ पे कई बार ये भी देखा गया है कि ये जो आपके रास्ते में गुफाएं आ रही हैं तो कुछ व्यापारी यहाँ पे रुक भी सकते हैं, भाई रेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो डर है नहीं कि भाई आपकी मौत हो जाएगी या इस तरीके की चीज़ें। यहाँ पे भाई कुछ एक स्टैचू आप कह सकते हो ये दिखाए गए हैं, गौतम बुद्ध के अलग अलग स्टाइल में बनाए गए हैं। एक अलग स्टाइल में है, दूसरा अलग स्टाइल में। इन्होंने बताया है कि बिलो अगर आप देखोगे एन इमेज मथुरा, राइट, एन इमेज ऑफ तक्षशिला, ठीक है, एक तक्षशिला और एक मथुरा नाम की जगह पे बनाई गई हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या कहा गया है, बुद्धिज़्म आराम आराम से श्रीलंका में फैल गया। आज भी श्रीलंका में बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया के कुछ हिस्से के ऊपर जो है आपका बुद्ध धर्म फैला। अब बात यह आती है जो ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, यानी जो स्टार्टिंग में बुद्ध धर्म की स्टार्ट हुई थी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थेरेवेदा बुद्धिज़्म। और ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट। कई बार ये पूछ लेता है कि भाई हमें ये बताओ कि जो बुद्ध धर्म है ये कौन कौन से एरिया में फैला है। यहाँ पर मैं अमेरिका लिख दूँ तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें याद रखना होगा इन कंट्रीज़ का नाम कि श्रीलंका था, म्यांमार था, थाईलैंड था और इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्र में आपका ये फैला है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर इम्पोर्टेंट आ जाता है कि भाई ये जो गुफा है कारले नाम की, ये कौन से राज्य में है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आते हैं यूपीएससी के अंदर, एमसीक्यू फॉर्मेट में तो है, प्रीलिम्स के अंदर वहाँ पे क्या है, 4 गुफाओं के नाम दे देगा। एक मध्य प्रदेश में है, दूसरी कर्नाटक में दे दी, तीसरी कहीं और दे दी। तो हमें याद रखना होगा कि ये कहाँ पे है, ठीक है। और कई बार और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाना हो तो क्या पता भाई ये जिला भी पूछ ले, ठीक है, महाराष्ट्र के इस ज़िले में, ज़िले का नाम दे देगा, तो उस तरीके से पूछ सकता है।
ठीक है, पर वहाँ पे एक ही ऑप्शन देगा, यही देगा, और फिर 4 जिले दे देगा अलग अलग महाराष्ट्र के, ऐसा भी कर सकता है। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो व्यापारी हैं, ये व्यापारी और साथ में कुछ ऐसे भी लोग जो धार्मिक वो करते हैं, यात्रा करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं एक साथ, जैसे कोई कहीं चला गया, कोई कहीं, और दूर दूर डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे आप ऋषिकेश चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, उसके अलावा मथुरा चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, उस तरीके से ये भी आपके जा रहे थे। और ऐसे ही ना सिर्फ भारत के बाहर से भी लोग आ रहे थे बुद्ध धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, खासकर चाइना से बहुत सारे आए। जैसे एक फाहियान है, ठीक है, उसके अलावा एक दो और हैं, इसके अलावा जुएनजांग है, ठीक है, आई किंग है। अब चाइनीज़ में कुछ और भी बोलते होंगे, और तरीके से प्रोनाउंस करते होंगे इसको। अब ये जो लोग हैं ये भारत के अंदर आए, किस चीज़ के लिए आए, ये आए बुद्ध धर्म के अंदर जो बातें बताई गई हैं उनके बारे में और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने के लिए। अब अलग अलग मठों को विजिट किया, अलग अलग जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड आपके कह सकते हो बौद्ध भिक्षु थे, उनसे क्वेश्चंस पूछे, बुद्ध धर्म से रिलेटेड किताबें जो इन्हें मिली उन्हें इकट्ठा किया, ट्रांसलेट करने का काम किया, और मुश्किल से भारत पहुँचे, और भारत से फिर वापस अपने देश में भी गए और वहाँ के लोगों को इन्होंने बताया है। यहाँ पे एक स्टोरी दी है फाहियान की, किस तरीके से वो चाइना वापस लौटता है भारत से। अब यहाँ पे ये बताया है कि जो फाहियान है ये क्या करता है, बंगाल से एक जहाज़ पकड़ेगा, उसके बाद 2 ही दिन हुए थे इसको जहाज़ में बैठे हुए, एक तूफ़ान आ गया, वो तूफ़ान 13 दिन बाद रुका, और जो यात्री उसके अंदर बैठे थे जहाज़ के अंदर, समुद्री जहाज़, वो बाहर सामान गिरना स्टार्ट करते हैं ताकि भाई जहाज़ डूबे ना, हल्की हो। पर इसने भी गिरा दिया बहुत सारा सामान, पर जो चीज़ ये यहाँ से लेके गया था और बुद्ध धर्म से रिलेटेड थी उन चीज़ों को इसने नहीं गिराया। एक तो बुद्ध का स्टैचू था और कुछ किताबें थी। वहाँ पे जाके लगभग 90 दिन लगे इसे जावा इंडोनेशिया में पहुँचने। जावा इंडोनेशिया पहुँच के इसने जहाज़ बदला, और फिर कहाँ पहुँचता है, फिर पहुँचता है चाइना। और चाइना पहुँच के इसने बहुत सारी चीज़ें जो बुद्ध धर्म के अंदर लिखी गई थी उनको ट्रांसलेट किया चाइनीज़ लैंग्वेज में, ताकि चाइना के लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकें या उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें। यहाँ पे एक और चाइनीज़ यात्री के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें लेके गया। इसने बताया कि 20 घोड़ों पे लाद के इतनी किताबें और मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है ये लेके जाता है, ठीक है। इंडस नदी में गया तो कुछ एक चीज़ें इसकी भाई गुम भी हो गई थी, थोड़ा बहुत इसके बारे में। अब नालंदा एक मेन सेंटर है। नालंदा को बनवाया किसने, नालंदा को बनवाया कुमारगुप्त ने, ठीक है। गुप्त वंश का या गुप्ता वंश का राजा था कुमारगुप्त, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया, और नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय की सबसे ज़्यादा फेमस थी। यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि 10 बच्चों में अगर हम क्वेश्चन पूछें तो 7 से 8 तो ऐसे हैं जो जवाब ही नहीं दे पाएंगे उन क्वेश्चंस का, 2-3 इतने बच्चे ऐसे होंगे जो उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। आप अगर एंट्री लेना चाहते हो यूनिवर्सिटी में दिल्ली, तो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब दोगे तो एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। यानी बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था इसके अंदर, ये चीज़ इसके अंदर बताई है। अब भक्ति आंदोलन के बारे में बताया गया है कि भाई भक्ति की शुरुआत किस तरीके से हुई। बुद्ध धर्म में कमियाँ आई, और बुद्ध धर्म के अंदर कमियाँ आई क्योंकि संस्कृत से लोग परेशान थे, बोले ये तो हमें समझ ही नहीं आएगी, इंटेलेक्चुअल लोगों की भाषा है। तो जब इस तरीके की चीज़ें हुई तो हिंदुओं ने भी थोड़े बहुत सुधार करने की कोशिश करी, और उसी सुधार में हमें ये देखने को मिलता है आपका शिव, विष्णु, दुर्गा, इनकी जो पूजा है वो दोबारा से लोग थोड़ा बहुत करते हैं। और कुछ अपने ये ब्राह्मण जो हैं ये भी कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को दोबारा रिवाइव किया जाए, जिंदा किया जाए, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है कि यार भक्ति है, अमीर गरीब इस चीज़ में आप नहीं बांट सकते इसको कि भाई अमीर है तो भक्ति करेगा, गरीब है तो नहीं कर सकता इस भगवान की, ये चीज़ें नहीं है। ना आदमी औरत बच्चों में कोई भेदभाव कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो भक्ति का आइडिया है ये बहुत पुराना है, और अगर आप देखें भगवत गीता जो कि काफ़ी पवित्र किताब हिंदुओं के लिए या हमारे लिए मानी जाती है, महाभारत है, कि किस तरीके से सच की जीत होती है, वो सारी चीज़ें इनके अंदर बताई हैं, और वो तुम्हें पता भी हैं कि क्या क्या है। इनके अंदर ये बताया गया है कि आप जो फोकस कर रहे हो ना बलिदान देने पे और इन पे जो पहले करते थे हिंदू धर्म में, उस चीज़ को छोड़ो, आप भक्ति के ऊपर फोकस करो। अगर आपने भक्ति करी, भगवान खुश होया, तो आपको भगवान मिल सकता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आप जिस रूप में भगवान को देखना चाहते हो उस रूप में आप भगवान को सोचो, उसी रूप में आपको भगवान मिलेगा। अगर आप भगवान को देखना चाहते हो एक शेर के रूप में, तो आपको भगवान क्या पता शेर के रूप में मिले। इस तरीके की बातें जो हैं वो इसके अंदर लिखी गई हैं या कही गई हैं। कुछ एक इमेज भी बनाई गई हैं, ठीक है, जैसे आप पेंटिंग्स देखते हैं, कुछ स्कल्पचर्स या मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं भगवान की। अब अलग अलग आइडियाज़ आते गए लोगों के दिमाग में, उस हिसाब से मूर्तियाँ बनाते गए। जैसे अगर आप बात करें, आपने भगवान को शेर के रूप में देखना है तो आप उसी रूप में दिखा देंगे। जैसे हनुमान की बात करें तो हनुमान को आप बहुत अलग अलग रूप में देखते हैं,
ठीक है, गुस्से में भी, खुशी में भी, ठीक है, बचपन की इमेज अलग बना दी, बुढ़ापे की अलग बना दी, हनुमान की, राम की भी अलग अलग इमेज देखते हैं, हर एक देवी देवताओं की अलग अलग इमेज देखते हैं। वो आइडिया जैसे जैसे आपके दिमाग में आते गए, उन्हीं आइडियाज़ के ऊपर आपने काम किया और काम करते गए और इमेजेस नई नई बनती गई। यहाँ पे भक्ति का मतलब बताया है, ठीक है। अब भक्ति के मतलब की बात अगर करें तो इसमें क्या कहा गया है, ये जो वर्ड है भक्ति, ये संस्कृत वर्ड भज से आया है। भज का मतलब या भाजन करना या डिवीज़न करना सुना होगा, तो इसका मतलब है टू डिवाइड करना या शेयर करना, ठीक है, यानी बांट देना भाई आपका। अब यहाँ पे यही बात कही गई है कि टू वे रिलेशन है ये आपका, भगवान के बीच में और आपके बीच में रिश्ता है, दो बंदों के बीच में। यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने बताई है और इन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको भगवान मिल सकता है। सीधी सी बात ये है कि भक्ति का मतलब जो है वो क्या होता है, बांटना, ठीक है, या आप शेयर करना, और भगवान की भक्ति करो और भगवान आपको मिल सकते हैं। अब एक पोएम सी दे दी इन्होंने, कहाँ पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं मंदिरों के अंदर। अब मंदिर भी अलग अलग टाइप के हैं भाई। मंदिर की अगर आप बात करें, एक सेंटर होगा, उस सेंटर में मेन जिस भगवान का वो मंदिर है उसकी मूर्ति लगाई जाएगी, बाकी आप सारे लगा सकते हैं। नॉर्मल अगर आप हंसी जाएँ काली देवी में तो मेन उसकी मूर्ति है ना काली माँ की, या जो जो देवी देवता हैं। खाटू श्याम वाले में जाएंगे तो मेन उसकी है, बाकी सारी देवी देवताओं की उन्होंने लगा रखी हैं। किसी भी मंदिर में जाओगे इसी तरीके का फॉर्मेट हमें भारत के अंदर मिलता है। इसके अलावा इन्होंने बता दिया हिंदू वर्ड कैसे आया भाई, क्लास 6 में ये पहले चैप्टर में भी बता रखा है। जो हिंदू वर्ड है वो इंडस नदी से आया है या सिंधु नदी से आया है, और ये जो वर्ड है ये अपने को मिला कहाँ से, अरब और ईरानी व्यापारियों से, या इन लोगों ने भारत को इंडिया वर्ड दिया है, क्योंकि वो सै को है नहीं बोल सकते। यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में कि किस तरीके से उसका जन्म हुआ और किस तरीके से उन्होंने लोगों को नए नए आइडियाज़ के बारे में बताया कि किस तरीके से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। ये आगे भाई आपके आगे क्या हो गया, अरे ना कोई दिक्कत नहीं है, बोल ले जाओ।